नागपुर में धम्म दीक्षा के इस स्मृति के साथ ये एक सेगमेंट भी बड़ी ताकत से जुड़ता है और वो होता है कि यहाँ आने वाले लोगों के लिए भोजन दान की व्यवस्था करना। ये देखिएगा ओएनजीसी लिमिटेड उरण का ये ग्रुप है, ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन ओएनजीसी लिमिटेड उरण। और इन लोगों ने यहाँ अजनी रेलवे स्टेशन के सामने, दरअसल अजनी का ये जो रेलवे स्टेशन है नागपुर का, ये दीक्षा भूमि के बहुत करीब पड़ता है और अधिकतर लोग यहीं से उतर कर चलते हैं दीक्षा भूमि की ओर। और यहाँ ये ग्रुप इनके लिए भोजन दान की व्यवस्था करता है। ये कब से चलता है? ये 2012 से चल रहा है ये। नहीं, ये दीक्षा भूमि के इस स्मृति में ये कब से शुरू होता है? 3 दिन 4 दिन? ये दो दिन रहता है। 2 दिन का प्रोग्राम रहता है। अभी कितने लोग यहाँ से भोजन लेकर चले गए होंगे, कुछ बता पाएंगे? 6-7 हज़ार कल से 6-7 हज़ार कल से हो गए हैं। और आज पूरा दिन हमारा रात को 10 बजे तक ये प्रोग्राम चालू रहेगा। कल नहीं रहेगा, आज रात को 10 बजे बंद करेंगे। आज रात तक कल 11 तारीख को हम लोग सुबह 10 बजे चालू किया था, वो कंटिन्यू शाम 6 बजे था। अभी सुबह 8 बजे चालू किया है, रात को 10 बजे तक ये चालू रहेगा। देखिएगा ये बिल्कुल रेलवे स्टेशन के सामने कुछ ऐसे भी तो आते होंगे लोग कि जो कहते होंगे कि यार कुछ बांध कर दे दीजिए। क्या बांध कर भी ले जाते हैं? जो भी हमारे पास आता है, अगर रिटर्न होते होते बांध के भी हम उनका डब्बा वगैरह लेके आते हैं, पॉलीथिन में लेके जाते हैं उनको रेलवे में खाने के लिए। तो हम लोग खुशी से उनको भर भर के डब्बे देते हैं। देखिएगा भोजन दान ये अपने आप में एक विशिष्ट दान है। लेकिन हम आपसे ये समझेंगे, आप सब लोग ओएनजीसी के कर्मचारी है, अधिकारी है और वहाँ कार्यरत है। हम ये समझने का प्रयास करेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि बाबा साहेब की वो कौन सी बात है जिस बात पर इस वक्त काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाबा साहेब की धम्म क्रांति 68 साल की हो चुकी है। बाबा साहब एक्चुअली मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारा समाज है ना, वो शिक्षण से ज़्यादा वंचित है। तो शिक्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जब तक उनको शिक्षण नहीं मिलेगा ना, तब तक हम एजुकेट नहीं कर सकते और ऑर्गेनाइज भी नहीं हो सकते। तो मुझे तो लगता है शिक्षा की काफ़ी ज़रूरत है हमें। कि यहाँ पे देखो जो वर्ग आ रहा है, तो उसमें से हमें दिख रहा है कि काफ़ी इलिटरेसी है अभी भी हमारे समाज में। तो उन्हें पहले तो शिक्षा की काफ़ी ज़रूरत है। अभी हाल ही में 1 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है आरक्षण से संबंधित, आपको क्या लगता है कि ये जजमेंट कितना चुनौती भरा है? ये चुनौती भरा तो है हमारे समाज के लिए। ये कुछ तो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि रिजर्वेशन की तो ज़रूरत तो है ही अभी हमें, ताकि हम दिख रहे हैं कि हमारा समाज अभी भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो इसीलिए हमें इस चुनौती के लिए तो लड़ना पड़ेगा, उसके लिए सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। इसके ओएनजीसी क्या पहल करना चाहता है इस संदर्भ में? जैसे कि ओएनजीसी CSR के प्रोजेक्ट के माध्यम से बहुत लोगों का बहुत सहायता करती है। कहीं भी गवर्नमेंट स्कूल से, पब्लिक स्कूल से, जहाँ भी SC/ST लोगों का है, जहाँ भी ज़रूरत पड़ता है वहाँ CSR में साल में करीब 500-600 करोड़ का पूरा ओएनजीसी में करता है। वैसे तो हम उड़ान प्लांट मुंबई से आए हैं, जिसमें से अराउंड हम लोग 10-15 करोड़ का तक हम खर्चा करते हैं। ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल में जहाँ पूरा डेवलपमेंट, जहाँ चाहे विलेजेस में भी जो ज़रूरत है, स्कूल्स डेवलपमेंट के लिए, कॉलेज डेवलपमेंट के लिए, कुछ रोड्स है, कोई लाइटिंग है, LED से बहुत सारा हम लोग देख के जहाँ ज़रूरत पड़ता है वहाँ हम लोग बहुत सारा देता रहता है। एक तो हमें पता है कि ओएनजीसी का जो मुंबई ग्रुप है, वो मुंबई ग्रुप तो एक स्कॉलरशिप भी देता है। क्या उड़न भी ऐसी किसी स्कॉलरशिप को प्रोवाइड कराता है? नहीं, स्कॉलरशिप ऑल इंडिया के ऑल ओवर इंडिया में होता है, सभी लोग उसमें अप्लाई कर सकता है। अच्छा। कोई भी उसमें पार्टिसिपेट करके मिल जाता है। वो रीजन के हिसाब से मिलता है, सदर रीजन, वेस्टर्न रीजन, नॉर्थर्न रीजन, ऐसे मिलता है। और पूरा ओएनजीसी एक ही साथ सबको देती है। अच्छा, तो ये ओएनजीसी का उपक्रम है। अच्छा, एक बात, अगर इस ग्रुप की ओर से अगर कोई एक मिला जुला मैसेज अगर हमारे दर्शकों के लिए हम लेना चाहें तो क्या मैसेज हो? बाबासाहेबांनी एक कानमंत्र दिला आहे, वाचाल तर वाचाल. तर एज्युकेशनवरती सगळ्यांनी काम करण्याची गरज आहे. ONGC पण SC/ST कम्युनिटीच्या एज्युकेशनसाठी खूप काम करते. अपार्ट फ्रॉम दिस भोजनदानाचा कार्यक्रम, ज्या पण आश्रमशाळा आहेत त्यामध्ये आमचे रिनोव्हेशनचं, पुस्तक वाटप, वया वाटप आणि बेसिक लेवलचे स्मार्ट क्लासेस, म्हणजे बेसिक्समध्ये न अडकता प्रत्येक जी क्लासरूम आहे जी ONGCच्या ऑपरेशनल एरियामध्ये आहे, ते प्रत्येक क्लासरूम, प्रत्येक गव्हर्मेंट स्कूल आणि प्रत्येक प्रायव्हेट स्कूलमध्ये प्रत्येक वर्गामध्ये स्मार्ट क्लास लागले पाहिजेत आणि त्याच्याने लोकांपर्यंत जे तंत्रज्ञान आहे ते पोचलं पाहिजे आणि त्याचा फायदा सर्वांना झाला पाहिजे. अतिपिछडा वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग सगळ्यांना समान शिक्षण मिळालं पाहिजे. ONGC का एक मैसेज है और वो कहते हैं कि यदि पढ़ोगे तो बचोगे और आगे बढ़ोगे। ये जो बात है
इस बात के साथ ओएनजीसी से एक बहन भी बात करना चाह रही है। क्या मैसेज होगा आज? क्या बताओ, बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर आकर। ये मेरा फर्स्ट टाइम है इस स्टॉल पर हमारे ओएनजीसी ने बहुत साल से ये प्रथा चालू की है, तो हमें इसमें पार्टिसिपेट करके बहुत खुशी हो रही है। जो लोग बहुत लंबा सफ़र करके आते हैं, भूख से तड़पते होते हैं, और उनको जब आप भोजन देते, कैसा महसूस करते हैं? ये हमारी खुशनसीबी है कि हम उनके भूख को मिटा पा रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि कोई भी हमारे स्टॉल से भूखा पेट ना जाए। ये हमारे तरफ से एक थोड़ी सी सेवा है इस दिन के लिए। हमने आपको जोड़े रखा है दीक्षा भूमि के साथ। ये प्रियदर्शी सम्राट अशोक बहुउद्देशीय संस्था है, और ये हर साल दीक्षा भूमि पर ये जो वैद्यकीय सेवाएं हैं, ये सेवाएं देती है। अजनी रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने ये स्टॉल लगता है। अनिकेत जी, आज क्या मैसेज है? जय भीम. सगळं धम्म बांधवांना धम्मचक्र बलिदान दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आपल्या नागपूर शहरात भारत देशातले विविध भाविक येत असतात, जे बाबासाहेबांचे अनुयायी आहे. दीक्षा भूमीला मानवंदना द्यायला दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात येतात. त्यांच्यामुळे काय होतं, खूपशा लोकांचा पोटदुखी, डोकंदुखी, नॉर्मल छोटे मोठे त्रास असतो. त्यासाठी आम्ही गेल्या 6 वर्षापासून या ठिकाणी हा हॉस्पिटलचा स्टॉल उपलब्ध करून दिला. यामध्ये आमचे अभ्यासिकेचे मुलं जे MPSC UPSC बँकिंगच्या अभ्यास, ते सुद्धा या स्टॉल दिवशी पूर्ण मेहनत घेतात या स्टॉलसाठी. त्यासोबत आम्ही सॅनिटरी नॅपकिनसुद्धा आम्ही मोठ्या प्रमाणात वितरण करतो. जवळपास आमचे 5 ते 6 सॅनिटरी नॅपकिन वितरण होत असते. त्याचबरोबर वृद्ध जे लोक आहेत त्यांना आम्ही ॲम्ब्युलन्सने दीक्षाभूमीपर्यंत सोडण्याचा पूर्ण प्रयत्न करतो. म्हणजे आता एक गाडी आमची तिकडे गेलेली आहे, आणि आम्ही अशा लोकांना सर्च करतो की ज्यांच्या पायात चपला नाही, चपला हरवल्या किंवा तुटल्या, किंवा त्यांना आम्ही चप्पलसुद्धा यावर्षी प्रोव्हाइड करतो आहे. असं आमचा एक वेगवेगळा आम्ही विचार केलेला आहे. जेवण खूप लोक देतात आणि खूप वेगळा पण जाते. आमचा अनुभव असल्यामुळे आम्ही हा वेगळ्या प्रकारचा स्टॉलचा विचार केलेला होता. जी, देखिएगा, अलग अलग तरह से दीक्षा भूमि पर आने वाले अनुयायियों के लिए ये व्यवस्था की जाती है। डॉक्टर साहब, यदि मैं आपसे समझना चाहूँ कि आपका ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है, कोई संक्रमण दिखाई देता है? नहीं, अभी तो कोई संक्रमण नहीं. जो पेशेंट आते हैं मेनली तो डायरिया के पेशेंट आते हैं. अच्छा, हाँ, तो ज़्यादा से कोई मतलब जो फूड पॉइजनिंग से आ रहा है। हाँ, फूड पॉइजनिंग से, क्यों ट्रैवलर करते हैं ना, जो ट्रैवलर डायरिया होता है सबसे ज़्यादा वो बैक्टीरिया अफेक्ट करता है लोगों को. एक कोई मैसेज हो कि क्या प्रिकॉशन लेना है? अभी प्रिकॉशन देखो, अपने हाइजीन मेंटेन करो. बाहर का भी जो जिधर खाना है पानी अच्छे से पियो, किधर का भी पानी मत पियो. और जो खाना है जिधर अभी स्टॉल लगे हुए अच्छी जगह ही खाना, और सभी का जैसे गिरा हुआ है किधर नीचे वाला वो किधर का भी कुछ खाना मत. और जैसे ट्रेन में प्रवास कर रहे हैं, ट्रेन का खाना भी मत खाओ, उसमें बहुत इन्फेक्शन रहता है. चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। इस समय हमने आपको जोड़े रखा है दीक्षा भूमि के साथ। हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि यहाँ जो लोग आ रहे हैं, ये सब लोग जो आते हैं, अभी कितने लोग यहाँ से भोजन ग्रहण करके गए होंगे? ये विद्युत लोको शेड मध्य रेलवे अजनी का पेंडॉल है, और इसका हमने कल शाम को 5 बजे इसे शुरू किए। इसका उद्घाटन किए हैं। हमारे जो रेलवे के अधिकारी जो गण हैं, जैसे हमारे मुंबई से CLE साहब आए थे, हमारे जो भोजनदान समिति के अध्यक्ष हैं हमारे सीनेडी साहब, विजय गौतम सर, इनके हाथों से उद्घाटन हुआ है। और कल से लगभग अभी तक कम से कम 12 से 14 हज़ार लोगों ने यहाँ खाना खाया है। क्योंकि ये कब तक चलेगा? ये प्रोग्राम पूरा हमारा जो अनाज है ये ख़त्म होने तक, कल तक ये 3 दिन हमारा प्रोग्राम रहता है। अच्छा, यानी कल उद्घाटन हुआ शाम को 5 बजे, तो ये हमारा कल तक ये प्रोग्राम ऐसे ही जारी रहेगा। और लगभग हमारा जो टारगेट है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, कम से कम 20,000 लोगों को तो भी हम यहाँ पे खाना खिलाने का हर साल लक्ष्य रखते हैं, और उसके हिसाब से भी और उतने लोग आते भी हैं? जी जी। अच्छा, एक बात हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि भोजनदान, ये तो आपकी ओर से होने वाला एक विशिष्ट कार्यक्रम है कि आप रेलवे के से जुड़े हैं और आप रेलवे स्टेशन के बिल्कुल समीप ये व्यवस्था बनाते हैं। लेकिन बाबा साहेब के जीवन के बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट पर उनके काम रहे, जिसमें पॉलिटिकल रहा, जिसमें सोशल रहा, जिसमें रिलीजियस रहा, जिसमें कल्चरल रहा, इकोनॉमिकल रहा। इस वक्त में आपको क्या लगता है कि बाबा साहेब के आंदोलन की स्थिति का आप मूल्यांकन कैसा करते हैं? देखिए, धम्म क्रांति के आज 68 वर्ष पूर्ण हुए हैं, और इस धम्म क्रांति के 68 वर्ष के पश्चात
आज हमारा जो भी बौद्ध बांधव है, हमारा जो समाज है, इन्होंने काफ़ी हद तक प्रगति हमको दिखती है। और रही बात किताबों की, तो हमारा जो दीक्षा भूमि का जो हमारा जो ये पावन भूमि है, यहाँ पर आप देखिए ना कि यहाँ अगरबत्ती, धूप, मोमबत्ती या बाकी जो अवडंबर जो होता है वो नहीं होता है। हमारी दीक्षा भूमि में लाखों की तादाद में किताबें लोग सर पे रख के जो खेड़े पाड़े से भी जो लोग आते हैं हमारे, तो वो उनमें चाहत रहती है कि हमारा जो नाती है, हमारे जो घर के बच्चे हैं, वो लोग बाबा साहब की किताबें पढ़े। तो एक वैचारिक क्रांति आज हमारे समाज में हम देखने को मिलती है। जी, बाबा साहब की धम्म क्रांति की विशेषता क्या बताएंगे? धर्म क्रांति की विशेषता ये है कि जो समाज धर्म क्रांति होने के पहले, बाबा साहब के धर्म ग्रहण करने के पहले जो स्थिति थी, आज जो स्थिति देखेंगे वो लाखों गुना ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। और इससे परिवर्तन हुआ कि शिक्षा में समाज बहुत आगे निकला है, इकोनॉमिकली आगे निकला है, और जो भेदभाव होता था समाज से, वो बहुत हद तक आगे निकल चुका है समाज उस चीज़ से, और ऊपर उठ चुका है। आज समाज के लोग बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों में है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, जिनकी गिनती नहीं है, और इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी बड़ी कंपनियों में वो कार्यरत है, और राजनीति में भी बहुत रूप से लोग आगे हैं और अपने हक और अधिकारों के प्रति सचेत हो चुके हैं, और उसे पाने के लिए वो बाबा साहब के विचारों को लेकर काम करने के लिए तैयार है। यदि मैं ये समझना चाहूँ कि इस वक्त में जिस दौर में हम लोग हैं, आज ये 2024 में हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जिन संवैधानिक अधिकारों के प्रति बाबा साहेब की जितनी सचेतता रही है, जितनी जागरूकता रही है, जितना उनका लगाव रहा है, उन अधिकारों को सुरक्षित रखने में ये वक्त कितना मजबूत दिखाई देता है? थोड़े हमें जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन आया था वर्गीकरण का, ये समाज की जागरूकता का ही परिणाम रहा कि सरकार बैकफुट में रही और वो उसमें वो लागू नहीं करा पाई, अभी तक वो लागू नहीं हो पाया है। तो अगर हम ऐसे ही जागरूक रहे और एकजुट रहे तो हम संविधान को बचा सकते हैं। लेकिन हाँ, मेहनत करने की ज़रूरत है। समाज में सभी जो जागरूक है, जिस तरह से बाबा साहब ने कहा था कि जो शिक्षित हो गया, जो आगे निकल गया, उसने समाज को जो पीछे रह गया है उनकी तरफ देखना चाहिए। मैं आज के इस माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज जो यहाँ कार्यक्रम हो रहा है विद्युत लोको सेट, ये रेलवे के प्रांगण में हो रहा है। ये रेलवे कर्मचारी शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, तो इनका हमारा भी कर्तव्य जो गांव में पीछे रह गया है या शहर में जो पीछे रह गया, शिक्षित रह गया है, अशिक्षित रह गया है या इकोनॉमिकली पिछड़ चुके हैं, उनको आगे लेकर चलेंगे तभी हम संविधान बचा सकते हैं। नहीं तो जिस तरीके से आजकल जो अन्य विचारधाराओं के लोग गांव-गांव पहुंच रहे हैं और समाज को भ्रमित कर रहे हैं, वैचारिक रूप से वो करप्ट कर रहे हैं समाज को, अगर उसे बचाना है तो जो समाज के जागरूक लोग हैं ये उनकी जिम्मेदारी है। ये खुद बाबा साहब ने कहा, अगर हम अगर नहीं करेंगे तो समाज जो बाबा साहब ने लड़ झगड़ के जो संविधान दिया है, जो हक अधिकार दिया है, संवैधानिक अधिकार दिया शिक्षा का और बाकी जो अधिकार दिया है, वो अगर हम एकजुट नहीं रहे तो वो ख़त्म होने में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। जी, आज धम्म क्रांति के इन 68 सालों के पूरे होने पर आपकी ओर से क्या संदेश होगा? धम्म ये सबने अपने जीवन में आचरण करना चाहिए। बाबा साहब ने जो धम्म क्रांति की है, लेकिन जो प्रतिक्रांति अभी कुछ 10-15 सालों से समाज पे अटैक कर रही है, उसके खिलाफ समाज को जागरूक होना चाहिए। बाबा साहब के विचार है, बहुत महान विचार थे। हम बहुत लोगों से बात करते हैं, सब कहते हैं कि ये होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। आपको क्या लगता है ये होना चाहिए के लिए कौन पहल करेगा? ये तो जागरूक समाज पहल करेगा। हमारे जैसे जो पढ़े लिखे हैं, ये कर्मचारी वर्ग है, जैसे कि हम एसोसिएशन के माध्यम से कर्मचारियों के हितों के लिए या उनके जो कुछ अपना काम रहते हैं वो करते ही है, लेकिन समाज के हितों के लिए भी काम करते हैं, समाज को भी जागरूक करने का काम करते हैं। समाज जुड़ना चाहिए, जैसे पढ़े लिखे कुछ लोग भटक रहे हैं अभी भी, तो ये एक साथ जुड़ना चाहिए, तभी बाबा साहब का सपना पूरा होगा। जी, इस समय हमने आपको जोड़े रखा है दीक्षा भूमि के साथ। दरअसल ये जो स्टॉल जिसके सामने इस समय हम लोग खड़े हैं, अजनी रेलवे स्टेशन के बिल्कुल अपोजिट लगता है, लेकिन इसमें पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता ये सब मिलकर करते हैं इसे। मूक नायक जो पत्रकार महासंघ है वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है। तो ह्यूमनिज्म की जो सामाजिक संस्था है, मानव विकास सामाजिक संस्था, ये सारी संस्थाएं इसके साथ जुड़ती है। हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं
कि भोजन दान पत्रकारों की ओर से आ रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। लोगों के पास भोजन तो पहुंचना चाहिए, लेकिन पत्रकार इस समय क्या सोच रहा है कि बाबा साहेब के कार्य को, क्योंकि बाबा साहेब का पत्रकारिता में बड़ा दखल रहा है, तो इस काम को आगे कैसे बढ़ाया जाए। 14 अक्टूबर 1956 में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पर जो धम्म दीक्षा का समारोह किया था, उससे एक ही संदेश था, सबसे बड़ा संदेश 22 प्रतिज्ञा आपने फॉलोअप करना चाहिए, जिनसे जीवन में परिवर्तन होता है और अपन विज्ञानवादी बनते हैं। पत्रकारिता की भूमिका यही है जो लोगों को न्याय दिला सके, समानता का भाव निर्माण कर सके, लोगों से जो समाज में भेदाभेद जो है, अस्पृश्यता है, वो समान लेवल पर। कलम 14 जो बोलती है कायदा पुढे समानता, कलम 19 जो बोलती है अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार, ये सब चीज़ें फॉलोअप होना चाहिए, अमलबजावनी होना चाहिए, समाज में उसका परिवर्तन होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए बाबा साहब ने जो संदेश दिया था, यो मूल्यात्मक संदेश, जागृति में अमलबजावनी होना जरूरी है। दहीवाले जी, दहीकर जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इस समय अगर हम बाबा साहेब की इस 68 साल की धम्म क्रांति को देखें, तो आपको क्या लगता है कि इसमें और क्या क्या चीज़ें इस वक्त से जोड़ने की ज़रूरत है। तो पहले बात तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद दूंगा कि आप हमारे चैनल हमारे संस्था के मार्फत जो भोजनदान का कार्यक्रम हर साल हम लोग करते हैं, उसको आप शूट कर रहे हो, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात, आपने ये बताया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना था कि मैं पूरे भारत को बौद्धमय करूंगा, और उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 से शुरुआत की। तब से लेकर आज तक, मतलब आज जैसा 68वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिन है, इस उपलक्ष्य में भारत ज़्यादा से ज़्यादा बौद्धमय होता हुआ नज़र हमको आ रहा है, क्योंकि हम ये कार्यक्रम 30 सालों से, पिछले 30 सालों से कर रहे हैं। तो हम हर साल देखते हैं, तो हर साल में लोगों का इजाफा दीक्षा भूमि की ओर बढ़ते जाता है और बढ़ते रहेगा, ऐसी हम अपेक्षा भी करते हैं। और इस समय ये जाहिर होता है, और मैं समझता हूँ कि दीक्षा भूमि का महत्व और बुद्धिस्ट होने का महत्व, ये हमारी जो वंचित, दलित, जो बहुजन जो जनता है, वो समझने लगी है, और बहुत प्रमाण में, बड़े पैमाने में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया जा रहा है। इसके लिए मैं बहुत बड़े पैमाने पर बुद्ध धर्म की दीक्षा ली जा रही है, और ये दीक्षा का कार्यक्रम दीक्षा भूमि पर एक पिंडौल में बरसों से चलता आ रहा है। 1956 की धम्म क्रांति ये दिनों दिन आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन इस समय हमने आपको जोड़े रखा है दीक्षा भूमि के साथ।